कल हम लोगों ने क्लास के कुछ मेथड्स देखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा कुछ और मेथड्स देखते हैं हम लोग, ठीक। जैसे एक ये एम्प्लॉय नाम की क्लास है, जिसमें हमारा एक ईएमपी काउंट है, एम्प्लॉय काउंट है। इसके कंस्ट्रक्टर में, क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम दो वेरिएबल बना रहे हैं, नेम और सैलरी। तो यूजर से जो नेम सैलरी रिसीव करेंगे वो इस नेम और सैलरी में स्टोर कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमने एक एम्प्लॉय काउंट जो यहाँ पर बनाया था, ठीक है, सॉरी, ये एम्प्लॉय काउंट, इस एम्प्लॉय काउंट में हम एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, इस क्लास से हम क्या करना चाह रहे हैं, कई सारे एम्प्लॉय का यूजर डेटा इंटर करेंगे, ठीक है, डेटा इंटर करेंगे। और जितने एम्प्लॉय का डेटा इंटर कर देंगे उतने टाइम हम ये एम्प्लॉय काउंट बढ़ा देंगे। मतलब अगर 10 एम्प्लॉय का डेटा इंटर कर दिया तो एम्प्लॉय काउंट 10 हो जाएगा, 11 इंटर किया तो 11 हो जाएगा एम्प्लॉय काउंट। इस तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा, एक चीज और, ये वाला वेरिएबल अब हर एक ऑब्जेक्ट में शेयर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम खुद लिखते हैं तो सारी चीजें समझ आएंगे, ऐसे नहीं, ठीक। हमारा टास्क ये है कि हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय नाम की, ठीक। एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे, इसमें हम यूजर का डेटा क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। इस क्लास के अंदर सॉरी, एम्प्लॉय का डेटा एंटर करेंगे। और साथ ही साथ एक वेरिएबल रखेंगे जिसमें जितने यूजर का डेटा हम इंटर कर चुके हैं उतने उतना वो काउंट बना रहे। मतलब अगर 10 एम्प्लॉय की डेटा एंटर कर दिया तो 10 एम्प्लॉय काउंट में 10 आना चाहिए, 11 एंटर कर दिया तो 11 आना चाहिए, 12 लोगों का डेटा एंटर कर दिया तो 12 आना चाहिए, इस तरीके से। तो एक वेरिएबल लेंगे, क्या हम ईएमपी ईएमपी काउंट ले लेते हैं, ठीक है। ईएमपी काउंट नाम का एक वेरिएबल ले ले रहे हैं। इसको हम इनिशियली 0 कर देंगे, क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक भी एम्प्लॉय का डेटा नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, इनिट से। तो हमने इनिट से कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। और जो भी यूजर की या एम्प्लॉय की डिटेल हमें सेव करनी है वो यहाँ पर रिसीव करेंगे। एक तो सेल्फ सेल्फ तो हम रिसीव करेंगे ही करेंगे, साथ में नेम रिसीव करेंगे एम्प्लॉय का, और नेम और आईडी। सपोज आईडी हम आईडी नहीं, कीवर्ड है, आईडी नहीं यूज कर सकते। सपोज जेंडर कर ले रहे हैं, ठीक है, जेंडर कर ले रहे हैं। दो चीजें हम एम्प्लॉय की वो करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा डेफ इनिट सेल्फ नेम एंड जेंडर, ठीक। अब वहां से जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें जो भी डेटा पास करेंगे वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पर सेल्फ सेल्फ डॉट नेम में हम डाल देंगे क्या, नेम। और सेल्फ डॉट जेंडर में क्या डाल देंगे हम, जेंडर, ठीक। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एम्प्लॉय का डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय के डेटा को प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले डिस्प्ले डेटा नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। और इसमें सेल्फ को रिसीव करेंगे, ठीक है। अब दो चीजें हमने इंटर कराई, दो ही चीज प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट सेल्फ डॉट नेम और प्रिंट सेल्फ डॉट जेंडर, ठीक तरीके से प्रिंट करा देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि अब तक जितने एम्प्लॉय का डेटा इंटर किया गया उसका काउंट भी प्रिंट हो, तो उसके लिए एक और फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट काउंट। काउंट मतलब जितने अभी अभी तक हम लोगों ने एम्प्लॉय का डेटा इंटर किया है, सारे के सारे एम्प्लॉय का काउंट बताए। मतलब ये वाला जो वेरिएबल है जिसमें हम काउंट रखेंगे उसको बताए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे क्या, एम्प्टी काउंट। अब देखो ये चीज क्या होगी, हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन होगी, एम्प्टी काउंट हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन होगी। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें नाम था राहुल और जेंडर था मेल, ठीक है, जेंडर था मेल, ठीक। तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट के लिए ये अपना प्राइवेट हो जाएगा, तो इसको हम सेल्फ से एक्सेस कर रहे हैं। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट में ये अलग अलग होगा। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें नेम दूसरा होगा, जेंडर दूसरा होगा। तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें नेम दूसरा होगा, जेंडर दूसरा होगा। लेकिन ये जो ईएमपी काउंट है ये सब में सेम होगा।
अगर 10 लोगों का डेटा एंटर किया तो ईएमपी काउंट सब में 10 ही होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बताया था कि जितने भी ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन होंगे, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम क्लास नेम से एक्सेस करते हैं, सेल्फ से एक्सेस ना करके किससे करते हैं, क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम प्रिंट क्या करेंगे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट ईएमपी काउंट, ईएमपी काउंट, ठीक। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ईएमपी 1 हमने लिया और ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, एम्प्लॉय का, और यहाँ से नेम पास कर देते हैं राहुल, और फिर जेंडर, ठीक है। इस तरीके से ईएमपी 2 बनाते हैं, और यहाँ पर सपोज सचिन, और यहाँ पर जेंडर एक और बना देते हैं, ईएमपी 3 एम्प्लॉय, सपोज इसका नाम देते हैं 11, और ठीक। अब ये तीन ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, और तीनों के लिए हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ईएमपी 1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा करेंगे, ठीक है। ईएमपी 1 से डिस्प्ले डेटा करेंगे, ईएमपी 2 से, ईएमपी 3 से। यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे 2 और ये 3। इसी तरीके से ईएमपी 1 डॉट ईएमपी प्रिंट काउंट, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कराते हैं ईएमपी 2 डॉट ईएमपी काउंट, सॉरी, प्रिंट काउंट। उसी तरीके से ईएमपी 3 डॉट प्रिंट, ठीक है। तो अब ये प्रिंट काउंट चाहे हम इस ऑब्जेक्ट से कॉल करें, चाहे इस ऑब्जेक्ट से, चाहे इस ऑब्जेक्ट से, तीनों ऑब्जेक्ट्स में सेम आना चाहिए, जबकि डेटा सबका अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि नाम और जेंडर अलग अलग है, ठीक। एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बन गया। अब ईएमपी 1 का डेटा प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ राहुल और मेल प्रिंट हुआ, दूसरे का ईएमपी 2 का सचिन और मेल, और ईएमपी 3 का ज़ारा फीमेल, ठीक। इसी तरीके से हम ईएमपी 1 से प्रिंट काउंट करते हैं, मतलब कितने एम्प्लॉय का डेटा हमने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर अच्छा, सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हमने की है कि डेटा इंसर्ट करने के बाद हमने काउंट को बढ़ाया नहीं है, तो काउंट भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम काउंट बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाएंगे कैसे, वही क्लास नेम से पहले एक्सेस करेंगे, एम्प्लॉय डॉट ईएमपी काउंट, अब ठीक होगा। हम्म, अब देखते हैं प्रिंट काउंट, इसमें देखते हैं एम्प्लॉय 1 में प्रिंट काउंट क्या होगा, 3, एम्प्लॉय 2 में भी प्रिंट काउंट क्या होगा, 3, और एम्प्लॉय 3 में भी प्रिंट काउंट क्या होगा, 3, ठीक। अब कुछ मेथड्स देख लेते हैं जो इनबिल्ट मेथड है। अगर हम एम्प्लॉय डॉट डॉक प्रिंट करेंगे, तो इसकी जो डॉक स्ट्रिंग, सपोज एक डॉक स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं इसकी हम, हेलो, बस हेलो प्रिंट, हेलो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हेलो लिख रहे हैं, ठीक। अगर इसका हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, हेलो, ठीक। उसी तरीके से एम्प्लॉय डॉट मॉड्यूल जब प्रिंट कराएंगे, तो इसके सारे मॉड्यूल प्रिंट होंगे, ठीक। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेन में लिखा गया है, तो इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ मेन आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से बेस, अब बेस तो इसका कुछ है नहीं, मतलब बेस वाला कल हमने बताया था कि अगर इसमें
एम्प्लॉय में हम किसी को इनहेरिट करते, एम्प्लॉय क्लास में किसी को इनहेरिट करते तो उसकी बेस क्लास बताता या सुपर क्लास बताता। और डिक्शनरी के बारे में हमने बात किया था कि उसके अंदर के सारे के सारे फंक्शन रिटर्न करता है। डिक्शनरी क्या रिटर्न करता है? सारे के सारे फंक्शन। तो इसके अंदर एक इनिट है, डिस्प्ले डेटा है, प्रिंट काउंट है। तो यहाँ पर देखो, इनिट है, एक फंक्शन इनिट है, डिस्प्ले डेटा है, डिस्प्ले डेटा है, और हमारा एक एक और फंक्शन डिस्प्ले डेटा प्रिंट, प्रिंट फंक्शन भी होगा ये, प्रिंट काउंट। ठीक है। और इसके अलावा जो इसके इनबिल्ट मेथड होंगे, जैसे मॉड्यूल है, ये भी इनबिल्ट मेथड है, मेन एक इनबिल्ट मेथड है, डॉक एक इनबिल्ट मेथड है। जितने इनबिल्ट मेथड है वो भी डिस्प्ले करेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर जो वेरिएबल है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है? एम्प्लॉय काउंट। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एम्प्लॉय काउंट एक आ रहा है। ठीक है। तो क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल और मेथड होंगे वो सारे के सारे डिक्शनरी से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल और मेथड होंगे उसको हम किससे प्रिंट कर सकते हैं? एम्प्लॉय सॉरी क्लास नेम डॉट डिक्शनरी से। ठीक। तो इसके अंदर के जितने भी इनबिल्ट मेथड है वो भी प्रिंट होगा, और जो हमने डिफाइन किया वो भी प्रिंट होगा। और ये जो चीज दिखा रहा है इस तरीके से, ये लोकेशन दिखा रहा है कि आपका ये जो इनिट नाम का फंक्शन है मेमोरी में इस लोकेशन पे, किस लोकेशन पे? इस लोकेशन पे बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ये लोकेशन बता रहा है। ठीक है। तो ये है हमारा क्या? डिक्शनरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? इसको हम हटा दे रहे हैं, पूरा कोड फिर से लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ओवरलोडिंग क्या होता है? हम एक क्लास बना रहे कैलकुलेटर नाम की। ठीक है। क्लास बना रहे कैलकुलेटर जो कि दो नंबरों का सम रिटर्न करके देता है, दो नंबरों का सम रिटर्न करता है। ठीक। हम लिखेंगे एक फंक्शन इसमें। ठीक। कौन सा? कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम दो नंबर रिसीव कर लेंगे। ठीक है। दो नंबर रिसीव कर लेंगे। हेल्प कॉमा ए कॉमा बी। ठीक। ए कॉमा बी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे क्या? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये सॉरी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। बस इतना सा हमने कोड लिखा हुआ है। एक क्लास बनाई कैल नाम की जो कि दो नंबरों का सम रिटर्न करके देता है। ठीक। तो जब हम एक इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज एक्स इक्वल्स टू, हमने लिखा कैल, और यहाँ पर दो नंबर पास करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों नंबरों का सम मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। लेकिन अगेन हम यहाँ पर दो से ज्यादा नंबरों का भी सम कर सकते हैं, मतलब यूजर दो से ज्यादा नंबरों का भी सम चाहता होगा तो दो से ज्यादा नंबर भेज देगा। तो उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या रिसीव कर रहा है? दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, जबकि यहाँ से तीन भेज रहा है। ठीक। तो इसके लिए हमने बताया था क्या? आप स्टार यूज करोगे, क्या? स्टार सी। तो स्टार जब लगा देंगे तो यहाँ पर जितने भी, मतलब दो से ज्यादा जितने भी वेरिएबल आएंगे सारे के सारे सी में रिसीव होंगे, जैसा कि हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था। ठीक है। फंक्शन में तो मेथड ओवरलोडिंग को हम इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने दो पैरामीटर डिफाइन किए थे, यहाँ पर तीन भेज रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं। मतलब दो, जैसे अभी इससे पहले की बात अगर हम बताएं, इससे पहले जो हमने क्या किया था, इस तरीके से यहाँ से इसमें देखो दो आर्गुमेंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जबकि यहाँ से सेंड कर रहे हैं थ्री आर्गुमेंट। मतलब क्या हो रहा है? ओवरलोड हो रहा है। यहाँ पर दो की जगह तीन आ गए हैं। ठीक है। तो ओवरलोडिंग को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक स्टार स्टार नाम से हमारा एक वेरिएबल होता है। ठीक है। जिसमें आप अब दो से ज्यादा कितने भी वेरिएबल भेजोगे सारे के सारे सी में रिसीव हो जाएंगे। अगर स्टार लगा दिया, सी के आगे स्टार लगा दिया, तो दो से ज्यादा जितने भी वेरिएबल देंगे वो सारे के सारे यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका कोड भी लिखना पड़ेगा। और रिसीव कैसे होंगे? एक चीज और, रिसीव कैसे होंगे? ये एक टपल होगी, सी एक टपल होगी जिसके अंदर दो से ज्यादा जितने भी एलिमेंट होंगे वो तो सारे के सारे रिसीव हो जाएंगे। ठीक। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सम करने के बजाय एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि तीनों में क्या वैल्यू जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद सम का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो सी में क्या गया, एक काम
करते हैं, यहाँ से स्टार हटा देते हैं। अब देखते हैं, तो सिर्फ सी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 गया किसमें, ए में, 3 गया बी में, और 5 किसमें चला गया, सी में, एक टपल के अंदर। यहाँ पर अगर हम और वेरिएबल भेजते हैं 7, फिर रन कराते हैं, तो अब देखो 5 6 7 किसमें चला गया, सी में चला गया। अब देखो यहाँ पर 3 ही वेरिएबल है, लेकिन हम यहाँ से भेज 6 7 रहे हैं, ठीक है, 4 5 रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेथड को ओवरलोड करके हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक। अब इसके सम की बात करते हैं, सम कैसे होगा। तो सम के लिए सिंपली हमें क्या लिखना है, ए का सम प्लस बी प्लस सम नाम का एक इनबिल्ड फंक्शन होता है, जो कि किसी टपल का सम रिटर्न करके देता है। हमने लिखा सम ऑफ सी, तो ये सी का सम रिटर्न कर देगा, ठीक है, किसका, सी का सम रिटर्न कर देगा, ठीक। अब इसको रन कराते हैं हम लोग, क्या मिला हमें, 23 मिला, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग हैंडल करते हैं, जिस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि क्या पाइथन मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, तो आंसर दोगे कि नहीं करता है। मेथड ओवरलोडिंग ये एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं करी जाती। अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो इसके लिए पता है कोड इस तरीके से लिखा जाता है। हम अगेन इसको डिफाइन करेंगे, इनिट को अगेन डिफाइन करेंगे, इनिट। अब यहाँ पर 3 पैरामीटर का कोड लिखेंगे, सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। इसमें करेंगे 2, इसमें करेंगे 3। तो अब जब यहाँ पर 2 वेरिएबल भेजेंगे, तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, और उसके अंदर लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी, बस, ठीक है। तो जब 2 पैरामीटर भेजेंगे तो इसमें जाएगा, 3 पैरामीटर भेजेंगे तो इसमें जाएगा, इस तरीके से होता है। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड ओवरलोडिंग इस तरीके से करते हैं कि मतलब सेम नेम का फंक्शन बना देते हैं हम लोग, और उसमें पैरामीटर अलग अलग कर देते हैं। लेकिन पाइथन में तो हम लोग ऐसा कर नहीं रहे, हम लोग स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ओवरलोडिंग हम यहाँ पर कर नहीं रहे, लेकिन ओवरलोडिंग को हैंडल कर रहे हैं किसके थ्रू, स्टार लगा के। तो अगर कोई पूछेगा क्या मेथड ओवरलोडिंग पाइथन सपोर्ट करता है, कहोगे नहीं, लेकिन हम उसको हैंडल कर सकते हैं किसके थ्रू, स्टार लगा के, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, इसको बोला जाता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकता है। आगे बढ़े तब, सर ये इनिट क्या है? आगे बढ़ते हैं। डिलीट, इनिट, इन इट। इनिट एक कंस्ट्रक्टर है, क्लास, हमारी जो क्लास की पहली, इनिट एक ऐसा फंक्शन होता है, फिर से हम बता दे रहे हैं, इनिट एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कॉल हो जाता है। देखो एक एग्जांपल लेके हम फिर से बता रहे हैं, एक क्लास हम बना रहे हैं, सपोज ए नाम की एक क्लास बना रहे हैं। हम इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फन, ठीक है, फन, फन नाम का फंक्शन है। और हर एक फंक्शन में हम लोग सेल्फ जरूर रिसीव करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि किस ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं क्या हम लोग, 5, ऐसे सपोज 5 प्रिंट कर दे रहे हैं, कुछ भी प्रिंट कर दे रहे हैं, बस हम, हमारा मकसद है क्या, इसे समझाना, इनिट को, ठीक। हम बस यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, x इक्वल्स टू ए, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ठीक है। अब हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के x में रिसीव हो गया। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर इस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ए, ठीक है, डॉट ए, मतलब सॉरी, फन, फन, फंक्शन का नाम फन है ना, तो यहाँ फन लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स डॉट फन हमने लिखा, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 प्रिंट हो गया, ठीक। तो अगर किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन को कॉल करना होता है, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। जैसे ए क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, और फन फंक्शन को या जो भी फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ
क्लास की एक खास बात ये होती है, इसके अंदर एक इनबिल्ड मेथड होता है, किस नाम का, इनिट नाम का। किस नाम का, इनिट नाम का। ठीक, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। इनिट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, और ये फंक्शन तभी कॉल हो जाता है जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब यहाँ पर देखो, इस लाइन में हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। इनिट फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। इनिट मतलब इनिशियलाइज करना इस क्लास के ऑब्जेक्ट को। जब इनिशियलाइज कर रहे हैं उसी समय ये फंक्शन कॉल हो जाता है। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस केस में हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, इनिट को अपने आप ये कॉल होगा। अब देखो हम दिखाते रन करके, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ये अपने आप प्रिंट होगा 5। यहाँ पर देखो प्रिंट अपने आप हुआ क्या, 5। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम 3 पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, 3 पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, 3 पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। तो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर मिनिमम 2 पैरामीटर देंगे, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। और तीसरा क्या, वेरिएबल लेंथ है, इसको देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तुरंत हमें सम प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते समय ही ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इनिट फंक्शन में हम कोई वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाते समय वेरिएबल सेंड भी करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो कोई वेरिएबल नहीं सेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ से सेंड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट जिसमें हम बनाएंगे तब। अ, क्या इधर आ गई, सम टेक, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखो क्या आ गया, आउटपुट 5 आ गया। ठीक, तो ये है इनिट फंक्शन। कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। एक होता है डिस्ट्रक्टर, जो कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, डिलीट करते हैं, उस समय कॉल होता है। जैसे हमने लिखा डेफ डी एल अंडरस्कोर सेल्फ, यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं सपोज ऑब्जेक्ट डिलीटेड। ठीक है, हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, प्रिंट होगा क्या, 5। अब जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे, एक्स को डिलीट करेंगे, तो ये जैसे क्रिएशन के समय ये वाला फंक्शन कॉल होता है, उसी तरीके से डिलीशन के समय ये वाला फंक्शन अपने आप कॉल होता है। तो जब हम लिखेंगे डी एल एक्स, लिखेंगे डिलीट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल, सॉरी ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। ये होता है कंस्ट्रक्टर, ये होता है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, हम लोगों ने कल बहुत सारे एग्जांपल देखे थे ना, एम्प्लॉय और यूजर वन यूजर टू में। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल कल हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस यूजर टू को देखते हैं। यूजर टू में एक फंक्शन है यूजर टू फन। उसी तरीके से यूजर थ्री में एक फंक्शन है यूजर यूजर टू फन। ठीक, पूरा लिखते ही हैं तभी समझ में आएगा। एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास ए नाम का एक क्लास है हमारा। ठीक है, हमने लिखा डेफ फन, सेल्फ रिसीव करेंगे हम लोग, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे सुपर क्लास। हम यहाँ बस लिख रहे हैं, मतलब इसके अंदर कुछ भी कोड लिख सकते हो, हम बस प्रिंट करके ये बताना चाह रहे हैं कि ओवर राइडिंग क्या होता है। एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवर राइडिंग। ठीक है, अब इसके बाद एक और हम क्लास बना रहे हैं बी से। हम इसको, सॉरी बी नाम दे रहे हैं इसको, और ए को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, इनहेरिट करने के बाद हम इसके अंदर अगेन फन नाम का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, फन नाम का फंक्शन, और प्रिंट कर रहे हैं क्या, चाइल्ड फंक्शन, चाइल्ड क्लास। ठीक है, चाइल्ड क्लास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे
अब देखेंगे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा कि ये वाला फंक्शन। देखो हमने एक चीज ये बताई कि जब भी हम किसी भी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो ये वाला पूरा कोड कहाँ आ जाता है, इस वाली क्लास में आ जाएगा। मतलब ये वाली चीज पूरी कॉपी होगी, पूरी कॉपी होगी इसमें, यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है कि सेम नेम से दो फंक्शन डिफाइन हो गए, सेम नेम से दो फंक्शन डिफाइन हो गए। वर्चुअली होगा ये, हम लोग को दिखेगा नहीं, ये ऐसे दिखेगा नहीं। बेसिकली क्या होगा ये, क्योंकि बी में हमने ए को इनहेरिट किया तो ये वाला फंक्शन भी इनहेरिट हो गया, ये वाला भी। तो अभी इस बी नाम की क्लास के अंदर एक फन ये भी है, एक फन ये भी है। अब एग्जीक्यूट कौन सा होता है ये देखते हैं हम लोग। तो एक एक्स बनाते हैं ऑब्जेक्ट बी क्लास का, ठीक, और एक्स डॉट फन को कॉल करते हैं। देखते हैं कौन सा फंक्शन कॉल होता है। तो कौन सा होगा, कल हमने बताया था हमेशा चाइल्ड का कॉल होगा। पहले खुद में देखेगा खुद के पास फन फंक्शन है क्या, तो खुद के पास है तो उसने इसको रन करा दिया। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मतलब सेम नाम के फंक्शन को हमने दूसरी डिफिनीशन दे दी। देखो फन में यहाँ पर लिखा हुआ सुपर क्लास, यहाँ पर चाइल्ड क्लास। मतलब क्या, फन नाम के फंक्शन की डिफिनीशन को हमने ओवरराइड कर दिया, उसके ऊपर कुछ और लिख दिया, ठीक है। तो अब जब भी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फन फंक्शन ये वाला कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा। तो एक ही नाम से जब मल्टीपल फंक्शन होते हैं एक क्लास के अंदर, या चाहे वो इनहेरिटेंस से आया हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ओवर राइडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग। ठीक, मेथड ओवर राइडिंग। एक काम करते हैं यहाँ पर हम एक बार लिख के रन कराते हैं, एक बार लिख के रन कराते हैं, ठीक है। चल चल, और यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ओके प्रिंट कर दे रहे हैं, या कुछ भी प्रिंट करते हैं, ओके ही करते हैं, तो देखा जाएगा। अब की बार इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एरर आ रही, इनवैलिड सिंटैक्स 5। अच्छा चल, तो यहाँ पर देखो क्या आया, प्रिंट क्या हुआ, चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड, ठीक है, चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड। यहाँ पर एक चीज देखते हैं, यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, रीडिफिनीशन ऑफ अनयूज्ड फंक्शन। मतलब हम फन फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली जो ओवरराइडिंग होती है वो इसी तरीके से करी जाती है, एक ही बार एक फंक्शन को दो बार डिफाइन करके हम लोग ओवरराइड करते हैं दूसरी लैंग्वेज में। लेकिन पाइथन में इस तरीके से ना करके हम एक ही बार डिफाइन करेंगे और वो हमारा ओवरराइड कर देगा, किसको, सुपर क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ओवरराइडिंग कर सकते हैं पाइथन में। मतलब एक ही क्लास के फंक्शन में, सॉरी, किसी सेम नाम के फंक्शन को हम उसी सेम नेम से रीडिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन इसके अंदर इनहेरिट हुआ, लेकिन अगेन हमने इस फंक्शन को दूसरी डिफिनीशन दे दी, ठीक है। तो हमेशा कौन सा कॉल होगा, जो भी चाइल्ड में होगा, चाइल्ड में जो फंक्शन होगा वो कॉल होगा। इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। जब एक ही नाम का दो फंक्शन होते हैं, आर्गुमेंट दोनों में सेम होगा। देखो आर्गुमेंट यहाँ पर भी सेल्फ है, यहाँ पर भी सेल्फ है, ठीक है। आर्गुमेंट अलग हो जाएगा तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सपोज एक आर्गुमेंट सेल्फ है, दूसरा आर्गुमेंट है हमारा ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक। अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये ओवरलोडिंग हो गया ना। कि हमने बताया था कि अगर यहाँ पर एक आर्गुमेंट है हम दो भेजेंगे तो उस तरीके से फिर वो ओवरलोड करेगा, तो ये ओवरलोडिंग हो गया। जब आर्गुमेंट चेंज होंगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। आर्गुमेंट सेम है तो उस केस में क्या होगा, ओवर ओवर राइडिंग होगा, ठीक है। अब ये बताओ किसे समझ में नहीं आया ये चीज, उज्जवल समझ में आया, ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग में क्या अंतर है। ओवरलोडिंग में हमेशा पैरामीटर चेंज होंगे, ओवर राइडिंग में बस फंक्शन की डिफिनीशन, मतलब बॉडी बॉडी चेंज होगी, फंक्शन का नाम और पैरामीटर सेम होंगे। ओवर राइडिंग में बॉडी चेंज होगी, ये याद रखना, बॉडी चेंज होगी। जबकि ओवरलोडिंग में क्या होगा, हमारे फंक्शन के पैरामीटर चेंज होंगे। जैसे अगर यहाँ पर हमने लिख दिया सेल्फ और यहाँ पर एक या एक से ज्यादा पैरामीटर हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये ओवरलोडिंग हो गया है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रन करा के देखते हैं एक बार, एक भी पैरामीटर नहीं पास करते हैं, एक देखते रन होता है। यहाँ पर देखो क्या आया, एरर आई है, एरर आई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओवरराइड हुआ है इससे, और यहाँ पर वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं, एक भी नहीं भेज रहे हैं, और यहाँ पर एक रिसीव हो रहा है। तो ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरलोडिंग ऐसे होती नहीं पाइथन में, पाइथन में ओवरलोडिंग कैसे होती है, स्टार लगा के, ठीक। यहाँ पर इसलिए एरर आई है।
अब ये बताओ किसे समझ में नहीं आए तो हम फिर से, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से समझाएंगे। साहिल समझ में आया? हाँ सर। शिवराम? अच्छा अच्छा ठीक। नीतीश समझ में आ रहा है? कन्हैया, नीतीश, उज्जवल? यस सर। सर समझ में आ रहा है। यस सर। कन्हैया क्या कह रहे हो? समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओवरलोडिंग हम लोगों ने देख ही लिया और ओवर राइडिंग देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, हम एक एग्जांपल से ऑपरेटर ओवरराइडिंग देखेंगे। हम इस प्लस नाम का जो ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस नाम का जो ऑपरेटर है, इस प्लस नाम के ऑपरेटर को क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग कह सकते हो इसको, ठीक है। एक एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि ऑपरेटर ओवरराइडिंग क्या होता है, ठीक है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ए नाम का वेरिएबल जिसमें हमने डाला 3, और बी नाम का एक वेरिएबल इसमें डाल रहे हैं हम 5, ठीक है। तो ए प्लस बी का आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी का आउटपुट क्या आएगा, 3 + 5, आउटपुट क्या होगा, 8, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो प्लस ऑपरेटर है ये अपना बिहेवियर चेंज कर ले और प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन रिटर्न करके दे। पहले हम लिखेंगे प्लस, लेकिन रिटर्न करके क्या दे, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रिटर्न करके दे। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस नाम का फंक्शन कंपाइलर में डिफाइन किया गया होगा, इंटरप्रेटर में डिफाइन किया गया होगा, उसकी डिफिनीशन ही चेंज कर देंगे, ठीक है। उसकी डिफिनीशन चेंज कर देंगे। जैसे कहीं ना कहीं इस तरीके का एक फंक्शन होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड नाम का एक फंक्शन होगा कंपाइलर के अंदर, ठीक है। और ये दो पैरामीटर रिसीव करता होगा, ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी नाम का दो वेरिएबल रिसीव करता होगा, और इसके अंदर लिखा क्या होगा, रिटर्न ए प्लस बी। तो ये वैल्यू रिटर्न कर देता होगा इन दोनों क्या वेरिएबल का सम रिटर्न कर देता होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम ओवरराइड करके यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लगा दें, तो प्लस की वजह से यही फंक्शन कॉल होगा, प्लस की वजह से यही फंक्शन कॉल होगा, लेकिन रिटर्न करके क्या देगा, हमें मल्टीप्लीकेशन रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज करने जा रहे हैं। एक बार करके देखते हैं, ऑपरेटर को ओवरराइड करने जा रहे हैं, मतलब उसकी डिफिनीशन ही चेंज करने जा रहे हैं प्लस ऑपरेटर, ठीक। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम क्लास के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं ज्यादा। हमने एक वेक्टर नाम की क्लास बनाई है, वेक्टर नाम की क्लास बनाई है। उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, और फिर दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, वेक्टर नाम की क्लास के अंदर। सेल्फ डॉट ए, ए में क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जो भी यूजर से हमने ए में रिसीव किया है, उसी तरीके से सेल्फ डॉट बी में जो भी हम बी में रिसीव कर रहे हैं वो स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब इसके बाद ऑपरेटर, इस, इस फंक्शन को अभी भूल जाते हैं, एसटीआर फंक्शन को अभी भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बस इतना ही हमने किया है, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ए और बी रिसीव करके ए में स्टोर कर दिया, बी में स्टोर कर दिया। अब वेक्टर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वी1 और वी2, दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसमें हम सेंड कर रहे हैं 2 और 10
तो ए में क्या जाएगा 2, बी में जाएगा 10, ए में सेव हो जाएगा 2 और बी में सेव हो जाएगा 10। V2 ऑब्जेक्ट के अंदर ए में हम सेंड कर रहे हैं 5 और बी में सेंड कर रहे हैं क्या -2। ए B2 नाम के ऑब्जेक्ट के ए में क्या हो जाएगा हमारा 5 और बी में क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं V1 प्लस V2। देखो, जो हमारा प्लस ऑपरेटर है इंटीजर पे काम करता है, लेकिन V1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं V1 और V2 पे प्लस ऑपरेटर काम कर रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो क्या आया, एरर आ गया कि सपोर्टेड ऑपरेंट एरर टाइप एस फॉर वेक्टर वेक्टर। ये प्लस ऑपरेटर इंटीजर पे काम करेगा, फ्लोट पे काम करेगा, कॉम्प्लेक्स पे काम करेगा, स्ट्रिंग पे काम करेगा। ठीक है, इवन लिस्ट पे भी काम करेगा, टपल पे भी काम करेगा, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं काम करेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये प्लस ऑपरेटर हमारा, हमने जो क्लास बनाई है इस पे भी काम करे, इस पे भी काम करे। ठीक है, मतलब ये क्या करे कि जब हम V1 प्लस V2 लिखे तो क्या हो, 2 और 5 जुड़ जाए, मतलब V1 का A जुड़े और V2 का A जुड़े। इसी तरीके से V1 का B जुड़े और V2 का B जुड़े। और आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट में हमें मिलना चाहिए कि जो फाइनल वेक्टर होगा इन दोनों के सम का फाइनल वेक्टर। ठीक है, जैसे हमने लिखा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो जो V वेक्टर बनेगा, V वेक्टर के A में 2 प्लस 5 क्या पड़ा हो 7 और 10 -2 क्या हो 8। तो जो फाइनल V वेक्टर हो, इस V वेक्टर में A में पड़ा हो 7 और B में पड़ा हो 8। ठीक है, इस तरीके से हम चाहते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। तो कंपाइलर में हमारा जो है, जो प्लस ऑपरेटर है वो किस नाम से डिफाइन है, अंडरस्कोर ऐड नाम से डिफाइन है। तो हमें ये चीज पता करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमें ये पता है कि हम बता रहे हैं क्योंकि ऐड नाम से डिफाइन है प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेटर को ओवरराइड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड नाम के फंक्शन को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, अब प्लस ऑपरेटर जब भी कॉल होता है तो क्या होता है, दो चीजें रिसीव होती है, दो चीजों का सम होता है। ठीक है, तो हम दो चीजें रिसीव करेंगे, दो ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग सेल्फ में ही रिसीव कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि सेल्फ में क्या होता है, पहले जो जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट की आईडी होती है। अगर आप लोगों ने क्लास मिस की होगी, सेकंड क्लास मिस की होगी, क्लास की सेकंड क्लास मिस की होगी तो नहीं पता होगा। इस सेल्फ में जिस ऑब्जेक्ट, जैसे V1 ऑब्जेक्ट से, जब V1 ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें V1 ऑब्जेक्ट की आईडी जाती है। ठीक है, किसकी आईडी जाती है, V1 ऑब्जेक्ट की आईडी जाती है। जब V2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो V2 ऑब्जेक्ट की आईडी जाती है। ठीक, तो जब हम ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे हमने V1 प्लस V2 लिखा है, तो V1 ऑब्जेक्ट की आईडी सेल्फ में रिसीव हो जाएगी और V2 ऑब्जेक्ट की आईडी हम किसी और वेरिएबल में रिसीव कर ले रहे हैं, सपोज var2 में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे V1 प्लस V2, तो उस केस में V1 की आईडी जाएगी सेल्फ में और V2 की आईडी किस में जाएगी, var2 में जाएगी। ठीक, अब हमने दो वेरिएबल रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, दो वेरिएबल हमने रिसीव कर लिए हैं। ठीक, तो दो वेरिएबल रिसीव करने के बाद हमें क्या करना है, एक वेक्टर, क्योंकि हमें एक वेक्टर ही रिटर्न करना है ना, वेक्टर ही रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी, बी। ठीक है, बी इक्वल्स टू वेक्टर, वेक्टर ही नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसके सेल्फ सेल्फ में डॉट A1 एक नाम वेरिएबल ले ले रहे हैं, इसमें हम स्टोर क्या करेंगे, सेल्फ का डॉट ए। ठीक है, सेल्फ का ए वेरिएबल हम रिसीव कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम सेल्फ B1 में हम क्या करें, सेल्फ डॉट डी। मतलब ये जो
सेल्फ ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, V1 होगा, ठीक है। तो V1 का A1 में चला गया, और सेल्फ मतलब V1 का B B1 में चला गया, ठीक। इसी तरीके से सेल्फ डॉट A2 इक्वल्स टू क्या करें हम, सेल्फ सेल्फ नहीं लिखेंगे, अब की बार क्या लिखेंगे, वैर वैर टू का ए वैर टू का ए और सेल्फ डॉट ए ए सॉरी B2 डॉट B2 इक्वल्स टू वैर टू का बी, ठीक है, वैर टू का बी स्टोर कर लिया। अब जो वेक्टर हम क्रिएट करेंगे, इन दोनों का सम अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब क्या, ये जो वेक्टर अब हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम क्या सेंड करेंगे, A1 प्लस A2 ये सेंड करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ डॉट A1 प्लस सेल्फ डॉट A2, ठीक, A2 कॉमा, देखो यहाँ पर दो चीजें रिसीव हो रही, ए और बी, तो ए में क्या चला जाएगा, सेल्फ A1 प्लस सेल्फ A2, और इसमें क्या चला जाएगा, सेल्फ डॉट, अच्छा अगर ये सेल्फ से कंफ्यूजन हो रहा है, हमें सेल्फ हटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सेल्फ हटा दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के बाद इसको अगर ये खत्म भी हो जाएगा तो कोई कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट है क्योंकि इस सेल्फ से कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए हम हटा रहे हैं A1 प्लस A2, और यहाँ पर क्या होगा, B1 प्लस B1 प्लस, ठीक। तो ये एक वेक्टर बन जाएगा, और इसी वेक्टर को हम लोग रिटर्न कर देंगे। भाई फिर से समझाएंगे, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इस लाइन को हम लोग हटा रहे हैं। अब देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट, जो प्लस ऑपरेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो हम इसको V1 प्लस V2, हमारा एक ऑब्जेक्ट तो रिटर्न, एक काम करते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कर रहे हैं, V1 प्लस V2, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं V डॉट A और V डॉट B। देखो V डॉट A में क्या गया 7, और V डॉट 8 में क्या गया, सॉरी V डॉट B में क्या गया, 8 गया। V डॉट A में 7 गया, और V डॉट B में 8 गया। तो 2 प्लस 5 क्या हो गया, 7, और 10 प्लस -2 क्या हुआ, 8, ठीक। तो ये B के A में क्या गया 7, B के B में क्या गया 8। अब बात करते हैं, हम अगर यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं कि जो हमने इससे पहले लिखा हुआ था क्या, V1 प्लस V2 जब करें तो हमें जो वैल्यू यहीं पर प्रिंट होके आए, वैल्यू यहीं पे, हमें ऐसे ना लिखना पड़े वी वी डॉट ए वी डॉट बी। हम डायरेक्ट अगर ये बिना स्टोर किए डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, तो उस केस में हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग, कैसे करेंगे इसको हम लोग, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ये बताओ कि इसमें इसमें किसको क्या कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, ये जितना भी कुछ हमने किया है इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, सर नहीं समझ में एक आया बार कुछ फिर भी। एक बार हाँ एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। हमने एक V1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो जब किसका ऑब्जेक्ट किसका है, इस वेक्टर नाम की क्लास का, और यहाँ पर दो पैरामीटर सेंड किए, यहाँ से 2 सेंड किया है और 10 सेंड किया है, ठीक। तो अगर हम इस सेल्फ की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर में सेल्फ की बात करते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये इनिट कॉल हो रहा है उसकी आईडी जाती है, तो V1 की आईडी यहाँ पर रिसीव होगी, उसका हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ए में क्या स्टोर हो जाएगा 2, बी में स्टोर हो जाएगा 10। उसी तरीके से V2 ऑब्जेक्ट बनाया, तो V2 के ए में क्या होगा 5, और बी में क्या होगा -2, ठीक। यहाँ पर देखो सेल्फ डॉट ए में ए डाल दिया, सेल्फ डॉट बी में बी डाल दिया। अब जब हम डायरेक्ट V1 प्लस V2 करेंगे,
तो हमारा यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर ऑब्जेक्ट पे नहीं काम करता, किस पे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट, इन सब पे काम करता है, लेकिन वेक्टर नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं करता है काम। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस ऑपरेटर को ओवरराइड करेंगे और इसको रीडिफाइन करेंगे कि वो इस वेक्टर नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट पे भी काम करे। ठीक है, वेक्टर नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट पे भी काम करे। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, तो हर एक क्लास के अंदर, जैसे इंटीजर, इंटीजर पे प्लस ऑपरेटर काम करता है ना, तो इंटीजर क्लास जहां पर भी कंपाइलर में बनी होगी, इंटीजर क्लास कंपाइलर में या इंटरप्रेटर में जहां पर भी बनी होगी, उस क्लास के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन होगा, उस क्लास के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन होगा जो कि दो नंबरों का सम करके रिटर्न करता है। ठीक, उसी तरीके से हम अपनी क्लास के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो जब भी हम प्लस ऑपरेटर कहीं पर भी यूज करेंगे इस वेक्टर नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लस ऑपरेटर जब वो यूज करेंगे, तो ये प्लस ऑपरेटर जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, अपने आप ये ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो इनिट अपने आप कॉल होता है ना, उसी तरीके से ये प्लस ऑपरेटर जब भी यूज करेंगे वेक्टर नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऐड नाम का फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो पूछ सकते हो, आगे बढ़े अगर सब क्लियर है तो। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी प्लस ऑपरेटर कॉल होता है, तो प्लस ऑपरेटर अपने अपने से पहले और अपने बाद का चीज सेंड करता है एज अ पैरामीटर। जैसे यहाँ पर हम लोग पैरामीटर 2 और 10 कर रहे हैं ना सेंड, तो यहाँ पर बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारा ये जो प्लस ऑपरेटर है कुछ इस तरीके से काम करेगा, क्या कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर और दो दो वैल्यू भेजेगा। प्लस के पहले की वैल्यू मतलब v1 सेंड करेगा और प्लस के बाद की वैल्यू v2 सेंड करेगा। तो जब ऐड नाम का मतलब ये ऑपरेटर कॉल होता है, तो अपने से पहले की वैल्यू सेंड करता है, अपने से बाद की वैल्यू सेंड करेगा। तो ये दो चीजें सेंड कर रहा है, दो चीजें हमें रिसीव भी करनी पड़ेंगी ऐड में। तो हमने ऐड में एक सेल्फ नाम का वेरिएबल ले लिया और एक वैर टू नाम का वेरिएबल ले लिया। तो v1 किस में चला जाएगा, सेल्फ में चला जाएगा, और v2 किस में चला जाएगा, वैर टू में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो v1 के पास a और b है, v1 के पास a और b है, इसी तरीके से v2 के पास भी अपना खुद का a और b है। ठीक, अब सेल्फ डॉट a करेंगे तो v1 का a हमें मिल जाएगा, सेल्फ डॉट b करेंगे तो v1 का b मिल जाएगा। क्योंकि सेल्फ में क्या पड़ा हुआ है, v1 पड़ा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर लिख ही देते तो समझ में आएगा। यहाँ पर v1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे v1 डॉट ए, तो v1 के ए में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। v1 के बी, यहाँ पर v1 लिख दे रहे हैं हम, v1। ठीक, तो v1 के बी में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। तो a1 में क्या चला जाएगा, 2, और b1 में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो वैर टू है, वैर टू में क्या जा रहा है, v2 ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम v2 ही लिख दे रहे हैं तो क्लियर होगा। ठीक, v2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे, v2 का a, मतलब v2 के a में क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, और v2 के b में क्या पड़ा हुआ है, -2। तो v2 के b में यहाँ से -2 मिल जाएगा। तो a2 में क्या स्टोर हो गया, 5, और b2 में क्या स्टोर हो गया, -2। ठीक, इतना काम हो गया, हमने a और b दोनों ऑब्जेक्ट का रिट्रीव कर लिया। अब हमें v1 के a में v2 का a जोड़ना है, तो हमने क्या लिखा, a1 प्लस a2। उसी तरीके से v1 के b में v2 का b जोड़ना है, तो v1 प्लस v2 लिख दिया। अब हमें फाइनली क्या चाहिए, फाइनल आउटपुट हमें एक वेक्टर टाइप का चाहिए, मतलब इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हमने इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते समय कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते समय दो वैल्यू सेंड कर रहे हैं, a1 प्लस a2 कॉमा b1 प्लस b2। तो यहाँ से a1 प्लस a2 मतलब 2 प्लस 5 7 यहाँ पर जाएगा, और b1 प्लस b2 मतलब 10 माइनस 2 8, यहाँ पर 8 जाएगा, और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा क्या, बी। जैसे हमने यहाँ पर
ऑब्जेक्ट को वी में स्टोर किया, जैसे यहाँ पर वेक्टर बनाए V1 में स्टोर हो गया, इसी तरीके से ये जो वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया V में स्टोर कर दिया और रिटर्न कर दिया, ठीक, और रिटर्न कर दिया। तो जब हम लिखेंगे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें V1 का A और V2 का A जुड़ा होगा, और इसके V के B में V1 का B प्लस V2 का B जुड़ा होगा। तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अब वैल्यू प्रिंट करानी है B के हर एक A और B की वैल्यू प्रिंट करानी, तो क्या लिखेंगे, B डॉट A कॉमा B डॉट B। अरे जैसे ये V1 प्लस V1 और V2 है, V1 का भी A होगा, तो अगर V1 का A हम प्रिंट कराएं तो V1 डॉट A लिखेंगे, और इसका B प्रिंट कराना है तो V1 डॉट B प्रिंट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है V एक ऑब्जेक्ट है तो V का A B का B, ठीक। तो हमने ये चीज लिखा हुआ है। अब ये हटा देते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, 7 और 8। तो अब ये देखो प्लस ऑपरेटर किसके लिए काम करने लगा, इस वेक्टर नाम की क्लास के लिए भी काम करने लगा। अब कोई कंफ्यूजन? हेलो, किसने पूछा था क्वेश्चन? हो गया उज्जवल ने सर, पूछा समझ था गए ना सर। शायद। अच्छा, ठीक। तो ये हो गया क्या, मैथ ऑपरेटर ओवर ओवर राइडिंग हो गया, ठीक। अब दो चीजें और बची हुई है, क्या, अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक चीज और इनकैप्सुलेशन। वैसे सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, बस आप लोग जानते नहीं कि वो चीज अब्स्ट्रैक्शन है। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली अगर कोई पाइथन में पूछे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो सीधे एक जवाब देना है कि एब्स्ट्रैक्शन को पाइथन में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, मतलब पाइथन सपोर्ट नहीं करता एब्स्ट्रैक्शन को। होता क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। एक हम क्लास बनाते हैं कार नाम की, जिसमें वही हम लोग लिखते हैं डू प्लस टू फोर, एक बेस क्लास बनाते हैं जो उसमें हम जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं वो ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एक कार के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम इस क्लास को इंपोर्ट करेंगे, जैसे मारुति 800 का एग्जांपल लिया था ना। अब 800 क्लास में हम क्या करेंगे, इस कार नाम की क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर 800 की अगर हम कोई दूसरे फंक्शन लिखना चाहें 800 के, जैसे मारुति 800 में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होंगी, जैसे यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो सपोज मान लेते एसी, एसी ऐड कर दी हमने 1, मतलब किसी कार में एसी होती किसी में नहीं होती है, एसी 1 डाल दिया हमने, ठीक है, एयर कंडीशनर। और इसका फंक्शन लिखा है एक एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन फंक्शन लिखा, और यहाँ पर सेल्फ को रिसीव किया और प्रिंट किया कार एक्सेलरेटेड, ठीक है, कार एक्सेलरेटेड। इसी तरीके से डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया ब्रेक का, ब्रेक डू ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड है इसलिए यहाँ यूज नहीं कर सकते। सेल्फ प्रिंट कार स्टॉप। तो हमने किया क्या,
एक मारुति 800 नाम की एक क्लास बनाई जिसमें कार को इनहेरिट कर लिया। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मारुति की कई सारी कारें हो सकती है जिसमें ये चीजें कॉमन होंगी, ये चीजें कॉमन होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एक बेस क्लास के अंदर रख दिया। अब मारुति की जितनी कारें होंगी, जैसे हमने एक और कार बनाई डिजायर नाम की, ठीक है। तो डिजायर नाम की कार में भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे इस कार नाम की क्लास को, और इसके अंदर डाल देंगे डिजायर के कुछ फीचर्स डाल देंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एसी के अलावा, एसी तो है ही है, इसके अलावा एयर बैग डाल देते हैं। एयर बैग सपोज हमने डाल दिया 2 डाल दिया, ठीक है। अब और इसमें और कुछ ऐड कर लें, ऑटो गियर एक फंक्शन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं कार इन ऑटोनॉमस मोड, ठीक है। ऑटोनॉमस मोड, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली चल रही है। एयर बैग की जगह हम यहाँ पर चेंज करें सेफ्टी स्विच कर ले रहे हैं, सेफ्टी स्विच 2 है उसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिजायर कार में भी इस कार को इंपोर्ट कर लिया, ठीक। अब ये मारुति 800 कार, सॉरी, अब चाहे मारुति 800 की बात करें चाहे डिजायर की बात करें, ये ये क्लास तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम इस कार नाम की क्लास को इंपोर्ट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। जब तक हम इस कार नाम की क्लास को इंपोर्ट नहीं कर लेते तब तक ये क्लास पूरी नहीं होगी, मतलब ये कंप्लीटली डिजायर को डिनोट नहीं करेगी। उसी तरीके से मारुति 800 में जब तक हम इस कार नाम की क्लास को इंपोर्ट नहीं कर लेते तब तक ये कंप्लीटली कार को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें फिर दरवाजे ही नहीं है, टायर नहीं है, लाइट नहीं है, बैक लाइट नहीं है, तो ऐसी तो कार हो नहीं सकती, है ना, जिसमें टायर ही ना हो। तो हमने क्या किया, एक बेस क्लास बनाई है और इस बेस क्लास में हमने कुछ एसेंशियल चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक। उसी तरीके से जैसे ये हमारी मारुति 800 अधूरी है इस कार के बिना, उसी तरीके से ये जो कार नाम का क्लास बनाई है, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें डिफाइन करने से ये एक कंप्लीट कार को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। इस कार का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर कार को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि दरवाजे कहीं पर भी पड़े हो सकते हैं चार, टायर कहीं पर भी चार पड़े हो सकते हैं। जब तक वो एक कार के अंदर, एक स्पेसिफिक कार के अंदर नहीं आएंगे तब तक वो इन इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसी क्लास जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, देखो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग कभी भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हमेशा बनाएंगे किसका, मारुति 800 या डिजायर का। तब जाके हमारी एक कंप्लीट कार बनेगी, उसी तरह की डिजायर एक कंप्लीट कार बनेगी, ठीक। क्योंकि अगर हम इस कार का और इस कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दरवाजे, बैकलाइट और फ्रंट लाइट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं, ब्रेक नहीं, और भी जो जरूरी चीजें वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इस कार नाम के क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे एक क्लास है, अब क्लास में सिर्फ चार दीवारें खड़ी हो और उसमें बोर्ड और ना हो, सीट ना हो, तो क्या उसको हम बोलेंगे कि ये क्लास मतलब क्लास से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर क्लासरूम से बिलोंग कर रहा है? नहीं ना, हम नहीं कहेंगे। वो एक कमरा भी हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, कैद खाना भी हो सकता है, मतलब जेल भी हो, कुछ भी हो सकता है ना। चार दीवारें खड़ी है तो उसका मतलब वो क्लासरूम नहीं हो गया। क्लासरूम के लिए जितनी चीजें जरूरी है, जब तक वो सारी चीजें उसमें नहीं आ जाती तब तक वो पर्टिकुलर क्लास क्लास से बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो कार है, ये कार तब इस कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से ये पर्टिकुलर कार नाम की क्लास को बिलोंग नहीं करेगी। जब हम किसी कार को बोलते हैं ये कार है, मतलब कार से बिलोंग करती है, कार क्लास से बिलोंग करती है, तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कार कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट को या क्लास को डिफाइन नहीं करती है। ऐसी क्लास को बोला जाता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास बोला जाता है, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अगर हम बना भी देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम क्या करेंगे, ये कंप्लीटली कार को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रही है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना के हम लोग करेंगे क्या?
है ना। ऐसी ऐसे क्लासेस जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बना भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो हम बना सकते हैं, स्टार का ऑब्जेक्ट बना देंगे लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। तो ऐसी क्लास जिसके हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, वो क्लास कहलाती अब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या कहलाती है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कार हमारी क्या है? एक तरीके की अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक। तो एक ये क्लास क्या कहलाएगी? एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, ठीक। अभी समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में यस आया? सर। बस एक लाइन बतानी है इंटरव्यूअर को कि जिस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते उस क्लास को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्ट बना तो लेंगे लेकिन वो पर्टिकुलरली किसी क्लास से बिलोंग नहीं करेगा। वो ऑब्जेक्ट किसी क्लास से बिलोंग नहीं करेगा। हम ऑब्जेक्ट तो बना लेंगे लेकिन वो क्लास से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। कंप्लीटली क्लास से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हो गया ये सॉरी क्या, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जब एक ही फंक्शन हम कई तरीके से यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉली। पॉली का मतलब कई तरीके से। पॉली का मतलब होता है कई तरीके से, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक। मतलब एक फंक्शन जब कई तरीके से काम करे तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई है इंडिया नाम की, एक यूएसए नाम की क्लास बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है कैपिटल लैंग्वेज और टाइप। यहाँ पर भी बनाया कैपिटल लैंग्वेज और टाइप। दोनों में, तीनों में देखो फंक्शन सेम सेम है। इस इंडिया में भी सारे फंक्शन सेम है, इंडिया इसमें भी सारे फंक्शन सेम है, ठीक है। अब इसके बाद जो कैपिटल इंडिया वाला है उसमें हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? दिल्ली प्रिंट कर रहे हैं। मतलब कैपिटल क्या है? दिल्ली। लैंग्वेज में हिंदी प्रिंट कर रहे हैं और टाइप क्या है? इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। उसी तरीके से यूएसए में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी उसकी कैपिटल है, मतलब राजधानी। और लैंग्वेज क्या है हमारी? इंग्लिश है यूएस की। और ये डेवलप्ड कंट्री है, टाइप क्या है? डेवलप्ड कंट्री, ठीक। अब इसके बाद हमने एक इंडिया का ऑब्जेक्ट बनाया और एक यूएसए का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंडिया, ऑब्जेक्ट यूएसए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? एक फॉर लूप चला रहे हैं फॉर कंट्री इन ऑब्जेक्ट इंडिया और ऑब्जेक्ट यूएसए, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का ऑब्जेक्ट उठ के कंट्री में स्टोर होगा और प्रिंट करेंगे कंट्री डॉट कैपिटल। क्योंकि इंडिया का ऑब्जेक्ट है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इंडिया का कैपिटल कॉल होगा, इंडिया का लैंग्वेज कॉल होगा, इंडिया का टाइप। तो इंडिया का कैपिटल कॉल होगा, इंडिया का लैंग्वेज कॉल होगा, इंडिया का टाइप कॉल होगा। दूसरी बार ऑब्जेक्ट उठ के जाएगा किसका? यूएसए का। तो यूएसए का कैपिटल कॉल होगा, यूएसए का लैंग्वेज और यूएसए का टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक ही फंक्शन को, मतलब कैपिटल नाम का जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लास के अंदर नहीं, यहाँ पर ये दो तरीके से काम कर रहा है। एक बार यूएसए क्लास के लिए कर रहा है, दूसरी बार इंडिया क्लास के लिए कर रहा है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन जब मल्टीपल तरीके से काम करता है तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उसी तरीके से लैंग्वेज देखो, एक बार इंडिया के लिए काम कर रहा है और एक बार यूएसए के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन दो तरीके से काम कर रहा है। उसी तरीके से टाइप, ये तीनों तीनों फंक्शन एक बार इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, एक बार यूएसए के लिए। इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक ही फंक्शन अगर कई तरीके से काम करे, चाहे वो मल्टीपल क्लासेस के लिए काम करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक। मतलब एक फंक्शन कई तरीके से काम कर रहा है, कई तरीके से काम करने को बोलते हैं पॉली। पॉली मतलब कई तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल नाम का फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंग्वेज भी पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइप भी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म को। एक बार इसको रन कराते हैं तो पहले इंडिया की चीजें प्रिंट होगी, देखो न्यू दिल्ली हिंदी और इंडिया, फिर वॉशिंगटन डीसी इंग्लिश, वॉशिंगटन डीसी इंग्लिश और यूएसए प्रिंट हुआ, ठीक। तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब इस पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग एक तरीके से और इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी ये दोनों क्लासें हमारी सेम है, ऊपर वाले कोड की तरह एकदम सेम है, ठीक। हमने एक फंक्शन बना दिया, हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फन नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। फन नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक। इसके
बाद हम एक ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट का कैपिटल प्रिंट करा रहे हैं, लैंग्वेज प्रिंट करा रहे हैं, टाइप प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है। अब इंडिया नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यूएसए नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस फंक्शन में जब हम इंडिया का ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो इंडिया की चीजें प्रिंट होंगी, उसी तरीके से जब यूएसए का ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो यूएसए की चीजें प्रिंट होंगी। तो अब ये फंक्शन हमारा फन नाम का फंक्शन मल्टीपल तरीके से काम कर रहा है, एक बार इंडिया के लिए काम कर रहा है, एक बार यूएसए के लिए काम कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है। तो देखो पहले इंडिया की चीजें आ गई और फिर यूएस की चीजें आ गई। ठीक। तो इसको भी पॉलीमॉर्फिज्म ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक हमारा क्या रहेगा, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसको जानते नहीं कि वो इनकैप्सुलेशन है। एक हम क्लास डिफाइन करते हैं। ठीक है। क्लास ए, अब यहाँ पर एक वेरिएबल ले ले रहे हैं ए इक्वल टू 10 और एक फंक्शन बना रहे हैं डेफ 10। ठीक है। और प्रिंट कर रहे हैं सेल्फ डॉट ए। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्स इक्वल टू ए और एक्स डॉट 1। ठीक है। एग्जीक्यूट कराते हैं, प्रिंट क्या होगा, एक ही वैल्यू प्रिंट होगी 10। ठीक। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, तो यहाँ पर देखो एक एट्रीब्यूट है, क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट है और एक फंक्शन है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट और मेथड। एट्रीब्यूट, क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट हैं और जितने भी मेथड है उनको एक कैप्सूल के अंदर रखना, मतलब ये दोनों को एक चीज के अंदर रखना। और हम किसके अंदर रख रहे हैं, ए नाम की क्लास के अंदर रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम कैप्सूल के अंदर, मतलब ए नाम की जो क्लास है उसको हम अगर कैप्सूल बोल रहे हैं, तो उस कैप्सूल के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ मेथड्स हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज के अंदर एट्रीब्यूट भी रख रहे हैं और फंक्शन भी रख रहे हैं, दो चीजों को रख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसमें इनकैप्सुलेशन होता ही होता है। ठीक है। तो ये भी एक तरीके की फीचर है, किसका, क्लास का फीचर है इनकैप्सुलेशन। मतलब एक ही क्लास के अंदर हम फंक्शन भी डिफाइन कर दे रहे हैं और एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है। मतलब एट्रीब्यूट और बिहेवियर दोनों। जैसे ह्यूमन नाम की क्लास अगर हम बनाएंगे तो ह्यूमन क्लास के अंदर हम लिखेंगे 2 हैंड्स 2 लेग्स 1 नोज 1 माउथ, ये सब सारी चीजें लिखेंगे और फिर उसके मेथड डिफाइन करेंगे। ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, ईटिंग हो गया, और कौन सा फंक्शन हम लोग, वॉकिंग हो गया। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हम डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर। तो एक ह्यूमन नाम की क्लास के अंदर एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर रहे हैं और उसके बिहेवियर, जो सांस लेता है, खाना खाता है, चलता है, दौड़ता है, सोता है, ये सारे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो एक चीज के अंदर हम सारी चीजें रख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ये चीजें पूछी जाती हैं, मतलब इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन कोई पूछता है तो क्या बोलोगे कि इनकैप्सुलेटिंग द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन सिंगल एंटिटी। क्या है वो, क्या है इनकैप्सुलेशन, मतलब एक कैप्सूल के अंदर एंटिटी, सॉरी एट्रीब्यूट और मेथड दोनों को रखना, इसी को बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन। ठीक। एक सिंगल चीज और रह गई है हमारी, क्या, ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल और प्राइवेट वेरिएबल। ठीक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल, ये और देख लेते हैं, हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ भी नहीं रह गया। ठीक। हम एक क्लास बना रहे हैं, बस 5 से 10 मिनट और। हम एक क्लास बना रहे हैं, स्टूडेंट नाम की। इसमें हम एक नेम डिफाइन कर रहे हैं। नेम, शुरुआत में हम इसको एंटिटी छोड़ दे रहे हैं, या कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, डेफ इनिट, और इसके अंदर हम पास कर दे रहे हैं सेल्फ
और नेम, स्टूडेंट का नेम रिसीव करेंगे और रोल नंबर, ठीक है। और इस क्लास के वेरिएबल के अंदर सेल्फ डॉट नेम में हम नेम स्टोर कर देंगे और रोल नंबर। ठीक है। अब इसके बाद हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं x इक्वल्स टू स्टूडेंट, सपोज दे दिया एक तो राहुल और दूसरा रोल नंबर 1, ठीक। और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने करा लिया एग्जीक्यूट, तो नेम में क्या चला गया, राहुल, और रोल नंबर 1 चला गया। लेकिन कभी कभी यूजर एक ऐसी गलती कर सकता है, क्या कि x इक्वल्स टू इस तरीके से लिखे, स्टूडेंट, सॉरी, इधर से पास पहले रोल नंबर पास कर दे और फिर राहुल नेम पास करे, ठीक है। पहले रोल नंबर फिर नेम, तो क्या होगा, नेम में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा और रोल नंबर में राहुल चला जाएगा। इस तरीके की गलती हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की गलती हो सकती है। तो ऐसी गलतियों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो नेम वेरिएबल है, नेम नाम के वेरिएबल और रोल नंबर नाम के वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, प्राइवेट टाइप का बना देते हैं या प्रोटेक्टेड टाइप का बना देते हैं, ठीक। ताकि इस नेम और रोल नंबर को हम लोग सीधे एक्सेस ना कर सके। इसमें पहले वैलिडेशन हो कि नेम में नेम जा रहा है और रोल नंबर में रोल नंबर जा रहा है, उसके बाद ही नेम में हम स्टोर करें नेम और रोल नंबर में रोल नंबर। अगर हमें ऐसा करना है तो हम ये जो वेरिएबल जो हम लोगों ने डिफाइन किए उनको हम क्या बना देंगे, प्रोटेक्टेड टाइप का बना देंगे। जैसे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम। अब की बार डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर नेम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू इक्वल्स टू फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। इसी तरीके से सेल्फ डॉट रोल नंबर में हम क्या डाल देंगे, सपोज पहले 0 डाल देते हैं, ठीक। अब एक फंक्शन डिफाइन, कंस्ट्रक्टर नहीं, अब एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि पहले वैलिडेट करे और फिर जाके इसमें वैल्यू इंटर करे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेफ इंसर्ट डेटा, ठीक है, डेटा। इस फंक्शन में अब हम एंट्री करेंगे क्या, सेल्फ नेम होगा रोल नंबर, ठीक है। अब ये नेम और रोल नंबर जो यूजर से रिसीव होंगे, पहले इसको हम चेक करेंगे और जब ये सही होगा डेटा, उसी के बाद इसमें हम नेम असाइन करेंगे और रोल नंबर असाइन करेंगे। तो हम करेंगे क्या, पहले चेक करेंगे इफ अगर नेम का टाइप, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप से, नेम स्ट्रिंग टाइप से और रोल नंबर इंटीजर टाइप से, तभी एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर टाइप टाइप से हम लोग टाइप चेक करते हैं ना किसी वेरिएबल का, हम लिखेंगे टाइप ऑफ नेम इक्वल्स टू है किसके, एसटीआर के, ठीक है, एसटीआर के। और एंड एंड टाइप ऑफ रोल नंबर इक्वल्स टू है किसके, इंटीजर के। उसी केस में हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम क्या बोल देंगे, अदरवाइज हम कह देंगे कि
जो करेक्ट टाइप से हमारी एंट्री नहीं आई है, मतलब नेम इज इनकरेक्ट या रोल नंबर इज इनकरेक्ट। अगर ये सही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम में नेम डाल देंगे हम लोग, और सेल्फ डॉट रोल नंबर में रोल नंबर डाल देंगे। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में प्रिंट कर देंगे इनवैलिड, इनवैलिड एंट्री। ठीक है, अब देखो इसमें एंट्री कैसे करी जाएगी। अब ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, एक्स इक्वल्स टू पहले स्टूडेंट बनाएंगे, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू स्टूडेंट बनाएंगे, और यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन है तो कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू हम नहीं भेजेंगे, क्लास के अंदर कोई वैल्यू नहीं भेजेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स डॉट हम इंसर्ट डेटा कॉल करेंगे, क्या इंसर्ट डेटा कॉल करेंगे, और इसमें नेम और रोल नंबर भेजेंगे। तो नेम में हम सपोज भेज रहे हैं राहुल, राहुल, और रोल नंबर में क्या भेजेंगे, 2। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट अब सक्सेसफुली क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पर सेल्फ नहीं होगा। देखो हमारे सक्सेसफुल एंट्री हो गई। अब एक काम करते हैं, इसको हम रिवर्स करते हैं, यहाँ पर पहले इंटीजर वैल्यू भेजते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हिस्ट्री। ठीक है, मतलब नेम में 2 सेंड करना, रोल नंबर में राहुल। यहाँ पर देखो क्या दिया इसने, इनवैलिड, इनवैलिड एंट्री। ठीक है, इस तरह इनवैलिड एंट्री दे दिया। अब देखो जब हम किसी वेरिएबल के आगे हम लोग अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो उसके बाद हम उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हम अगर लिखें एक्स डॉट नेम में हम लोग बाहर से वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम कोशिश करें, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इंसर्ट होता है क्या हमारा, हो चुका। एक सेकेंड, स्टूडेंट के नेम में राहुल चला गया, और एक सेकेंड, इसलिए नहीं होना चाहिए था। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, इस वजह से ये आ रहा है। एक सेकेंड, अब देखते हैं अभी भी हो रहा है, देखते हैं। एक सेकेंड,
कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ये एक्सेस नहीं होने चाहिए थे। चलो एक काम करते हैं, इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक दूसरी क्लास हमारी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है? हमें लगा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो 10 मिनट में हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है? तो कल आधे घंटे की और क्लास हमें चाहिए, आधे घंटे में इसको फिनिश करेंगे। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 2 वेरिएबल और रह गए, बाकी सारी चीजें हो गई हैं, ठीक? ठीक है, तो अभी इसको देखते, बट आधे घंटे में, सॉरी 10 मिनट में दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक? तो कल आधे घंटे की क्लास और रहेगी, फिर उसके बाद फिनिश करेंगे, ठीक? Share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.